दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात में उसने ये साबित कर दिया है कि स्टॉक आने वाले समय में वैसा ही दौड़ सकता है जैसा आरवीएनएल दौड़ा है। आज इसने एक बिल्कुल नई हाई बना दी है, यानी आईपीओ आने के बाद पहली बार स्टॉक 38 को टच कर गया है। 2 बार ये 37 तक जाके वापस रिटर्न हुआ, लेकिन आज इसने एक ज़बरदस्त तेज़ी बताई और 10% की तेज़ी के साथ स्टॉक ने कमाल कर दिया। और जो लोग कह रहे थे कि बड़ा ओएफएस आएगा, इसमें भारी गिरावट हो जाएगी, उन सबके मुंह पे अब ताले लग जाएंगे, क्योंकि स्टॉक ने बिल्कुल उल्टा रिएक्ट किया है। तो जैसे कि ओएफएस आरवीएनएल का भी आया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, स्टॉक वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी बनाई है और सरकार के ओएफएस आने के बावजूद भी पॉजिटिव रिएक्ट किया है बाजार ने। अब यहाँ पे इन कंपनियों में पॉजिटिव संभावना इसीलिए बन रही है क्योंकि लगातार कैपेक्स बढ़ाया गया सरकार की तरफ से। बहुत सारे रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं। ऐसे में इन कंपनियों को बेनिफिट तो होना ही होना है और लगातार अच्छा डिविडेंड देने वाली ये कंपनी है, तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पे ब्रोकेज हाउस की क्या राय निकल के आ रही है आरवीएनएल को लेकर और आईआरएफसी को लेकर। ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो एक तरह से अपना मोनोपोली बिजनेस करते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि आरवीएनएल तो ऑलरेडी नवरत्न बन चुकी है और आईआरएफसी फिलहाल मिनी रत्न है, जो आने वाले समय निकट भविष्य में ये भी नवरत्न बन सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आप भी इसमें निवेश कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने एक नई हाई बना दिया। क्या ये अब रॉकेट की गति से दौड़ सकता है, क्या आने वाले समय स्टॉक 500 को भी टच कर सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें। स्टॉक की शुरुआत 35.50 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी फ्राइडे को 35.05 की और 35.15 का लो भी बना, यानी स्टॉक आप देख लो कि लगभग फ्राइडे के लेवल तक पहुंचा। लेकिन उसके बाद में ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू हुआ। बड़े फंड हाउस ने जो जम के खरीदारी शुरू की तो यह 38.55 तक चला गया। बहुत ही बेहतर तरीके से 10% की तेज़ी और आप देख लो कि 38.40 के आसपास क्लोजिंग, 9.56% की तेज़ी के साथ में इसने क्लोजिंग दिया, जो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी और कई दिनों के बाद शानदार तेज़ी देखी हमने। इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। 24 जुलाई को स्टॉक 35.10 के आसपास था, 0.4% की हमने तेज़ी देखी थी। 25 जुलाई की बात करें, स्टॉक 34.45 के आसपास आया, 1.9% की गिरावट हुई और उसके बाद में 26 जुलाई को स्टॉक फिर से 35.25 पर आ गया, 2.3% की शानदार तेज़ी के साथ में। 27 जुलाई को स्टॉक ने फिर से 34.85 का स्तर दिखाया और 1.1% की गिरावट हुई। 28 जुलाई को स्टॉक फिर से 35.05 पर आ गया और 0.6% की तेज़ी देखने को मिली। तो ये तो आप लगातार देख रहे हो कि एक दिन तेज़ी बन रही थी, एक दिन गिरावट हो रही थी और स्टॉक लगभग 35 के आसपास ही था, लेकिन आज स्टॉक ने 38 को छू लिया है और ये एक ज़बरदस्त शानदार तेज़ी है। तो यहाँ पे मार्केट कैप देखिए अगर आईआरएफसी का, तो 49,555 करोड़ तक पहुँच गया, यानी 50,000 करोड़ को टच करने की संभावना बन चुकी है, यानी मार्केट कैप में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। फिलहाल स्टॉक न तो ओवरबॉट जोन में है न ही ओवरसोल्ड जोन में है, यानी इस समय आप इसमें एंट्री बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉक देख सकते हो कि 5 डे, 10 डेज, 20 डे, 50 डे और 100 और 200 डे मूविंग एवरेज से इस समय ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे प्रोग्रेसिव शेयर्स के आदित्य गग्गर का कहना है कि स्टॉक को जो देखें तो 37 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे बार बार इसको टच करना पड़ रहा था और एक मजबूत रेजिस्टेंस था, लेकिन ये हर्डल को इसने क्रॉस भी किया है। तो क्लोजिंग इसके ऊपर आई है, आने वाले समय एक पॉजिटिव माहौल बनेगा और टारगेट जो आने वाले समय में 49 का टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी इसने 37 के स्तर को तो तोड़ दिया है, तो अभी ये स्टॉक 49 तक जा सकता है। पॉजिटिव इंडिकेटर दिखाई दे रहे, खरीदारी इस समय की जा सकती है। टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत का कहना है कि आईआरएफसी का स्टॉक इस समय बुलिश दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टॉक ओवरबॉट जोन में दिखाई दे रहा है और 39.25 का रेजिस्टेंस है और इसके बाद में अगर आप देखें तो इसके आसपास अगर क्लोज हुआ है तो नियर टर्म सपोर्ट इसका 35.3 का और ये टूटा तो 32 तक जा सकता है, यानी उनके हिसाब से आने वाले समय फिर से प्रॉफिट बुकिंग से स्टॉक 32 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। एंजल वन के ओशो कृष्णन का कहना है कि स्टॉक देख सकते हो कि 36 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया है। फिलहाल इसकी जो रेंज है 36 से 34 के आसपास की है। इसको ब्रेक करने होंगे तो बाद में थोड़ी तेज़ी का माहौल बनेगा, तो फिलहाल तो ब्रेक किया है, लेकिन नियर टर्म में इसमें 32 से 31 का लेवल भी आ सकता है, यानी उनके हिसाब से इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। थोड़ा और ऊपर जाए तो उसके बाद में डिप में फिर से खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए। प्रोफिशिएंट इक्विटीज़ के मनोज डालमिया का कहना है कि स्टॉक ने एक अच्छी तेज़ी बताई है और स्टॉक अब एक तरह से देखें तो पॉजिटिव जोन में चला गया है। आने वाले समय नियर टर्म में इसका टारगेट 50 का देखने को मिल सकता है।
तो कुल मिला के देख सकते हो कि लगभग काफ़ी ब्रोकेज हाउस है जो इससे बहुत ज़्यादा इस समय बुलिश है। फाइनेंशियल 2022-23 में कंपनी ने 6,337 को बीच का प्रॉफिट बताया और आप ये देख ही सकते हो कि काफ़ी शानदार प्रॉफिट रहा है। और कंपनी ने 7% का डिविडेंड का ऐलान भी किया है, यानी पर शेयर 70 पैसे का डिविडेंड का ऐलान किया। और इससे पहले भी कंपनी ने आईपीओ आने के बाद लगभग 3 से 4 बार डिविडेंड का ऑलरेडी दे चुकी है कंपनी। उस हिसाब से 3.5 से 4 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है कंपनी। पिछले सप्ताह इन्होंने RITES के साथ में एक MOU साइन किया है। दोनों मिलकर म्यूचुअल ऐसे प्रोजेक्ट ढूंढेंगे जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा और आने वाले समय दोनों मिलके काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हुए दिखाई देंगे और दोनों की पार्टनरशिप आने वाले समय बिजनेस को और गति प्रदान कर सकती है। तो ऐसे में आने वाले समय एक तेज़ी का दौर आएगा और ये बिल्कुल स्टॉक बहुत ऊपर तक जा सकता है। फिलहाल सरकार की मंशा OFS लाने की इसकी नहीं है और अगर सरकार OFS लाएगी भी तो करंट प्राइस के आसपास लाते उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से रेल विकास निगम लिमिटेड का भी OFS लाया गया तो उस हिसाब से इसमें कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। अब चलते हम रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। स्टॉक की शुरुआत 122 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई, यही 122 का इंट्राडे का लो है और 125 आप देख लो कि हाई बनाए। अंत में 124 के आसपास क्लोजिंग थी जहाँ पे 2.69% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो OFS के बाद ये काफ़ी अच्छी तेजी हमें फिर से देखने को मिली है। आप ये देखिए तो 24 जुलाई को स्टॉक 135 के आसपास था, 0.7% की गिरावट हुई। 25 जुलाई को स्टॉक 129 के आसपास आया और 4.6% की बड़ी गिरावट हुई। फिर 26 जुलाई को स्टॉक फिर से 134 के आसपास आया और 3.6% की हमें तेज़ी देखने को मिली। लेकिन आप देख लो कि 27 जुलाई को स्टॉक 126 के आसपास आ गया और OFS के बाद जो गिरावट का माहौल बना तो 6.1% की गिरावट हुई और 28 जुलाई को फिर से स्टॉक 120 के आसपास आया, 4% की गिरावट हुई। लेकिन आप देख सकते हो कि OFS की प्राइस ही 119 के आसपास की थी और इसीलिए वहाँ से इसने फिर से बाउंस बैक दे दिया। अब यहाँ पे स्टॉक 19 से 126 का सफ़र तय किया, क्या आने वाले समय 200 को टच कर सकता है। रेल विकास निगम लिमिटेड के स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक इस समय 20 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे मूविंग एवरेज से देख सकते हो कि ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 5 डे और 10 डेज मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। फिलहाल स्टॉक न ओवरबॉट जोन में है न ही ओवरसोल्ड जोन में है। यहाँ पे प्रोग्रेसिव शेयर्स के आदित्य गग्गर का कहना है कि स्टॉक ने एक शानदार प्रदर्शन किया है। 56 के आसपास स्टॉक था फरवरी 2023 में जो 144 तक चला गया मई 2023 में और उसके बाद में देखे तो काफ़ी समय तक एक कंसोलिडेशन मोड में रहा स्टॉक और आने वाले समय एक नई तेज़ी की शुरुआत के लिए तैयार हो चुका है। अब आप समझ सकते हो OFS आने वाला था वो भी आके जा चुका है। ऐसे में आने वाले समय एक अच्छी तेज़ी की शुरुआत होगी तो ये स्टॉक 199 के टारगेट को टच कर सकता है, यानी स्टॉक 200 तक जा सकता है आने वाले समय में। टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत के हिसाब से स्टॉक में आने वाले समय में गिरावट की संभावना बन सकती है। स्टॉक 126 के आसपास रेजिस्टेंस है और यहाँ से अगर स्लिप होने पे ये आने वाले समय 119 का इसका सपोर्ट है और सपोर्ट टूटेगा तो फिर 110 तक जा सकता है नियर टर्म में, यानी उनके हिसाब से इसमें डिप में खरीदारी करने गिरावट की संभावना 110 के आसपास, इसमें आप खरीदारी करें, अभी समय न करें। प्रभुदास लीलाधर के वैशाली पारेख का कहना है कि स्टॉक के लिए एक मजबूत एक पिक जोन 146 के आसपास का है और वहाँ पे स्टॉक पहुँच जाए तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और अदर सपोर्ट इसके 119 से 120 के आसपास है। तो डिप में मिले खरीदारी करें, आने वाले समय में 146 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो जो एक्सेप्टेड टारगेट बताए जा रहे वो 135 से 140 के आसपास के। प्रोफेशन इक्विटीज़ के मनोज डालमिया का कहना है कि स्टॉक इस समय मजबूत लग रहा है और आने वाले समय इसमें एक तेज़ी का संभावना बन सकती है। काफ़ी समय से स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में था, अब एक तेज़ी का दौर आ सकता है। तो 110 के आसपास मिले तो खरीदारी करें और आने वाले समय अगर ये स्टॉक 148 के टारगेट को ट्रिगर कर लेता है तो फिर 170 तक जा सकता है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा बुलिश है इसको लेकर और आप ये देख ही सकते हो सरकार ने जो 1350 करोड़ रुपीज़ का जो OFS लाया था वो पूरी तरह से बढ़ चुका है और 5.36% की स्टेक सरकार ने बेची है और इसके बाद में जो गिरावट का माहौल बनना था वो बन के थम चुका है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी ऑर्डर बुक मजबूत है। सबसे बड़ी बात है कि वंदे भारत ट्रेन का जो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनको मिला हुआ है और रसिया के साथ में मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे, जिसमें 25% की हिस्सेदारी RVNL की और 70% की हिस्सेदारी देख सकते हो कि मैग्रो वैगन्स मास कंपनी जो है यहाँ पे रसिया की उसका है और लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक का 5% की हिस्सेदारी है। तो कुल मिला के एक प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है और इससे आने वाले समय दोनों कंपनियों को बहुत सारा फायदा होगा और वैसे भी RVNL के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है, लगातार उनकी ऑर्डर बुक मजबूत है
और कंपनी अब तो नवरत्न बन चुकी है, ऐसे में उनको काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम मिल चुका है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी करिए, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा, यानी निकट भविष्य में 1000 को टच कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।